बच्चों को मैं यूजुअली अलाउ कर देती हूँ, उनको अलाउ कर दिया है, ठीक है। ओके, फॉर एचसीपी और सीसीपी लैटिस मुझे थोड़ा क्रिस्टल पैकिंग स्ट्रक्चर बताओ। 74%, बहुत अच्छा। पैकिंग है ये है पैकिंग। और एम्प्टी स्पेस 26%। ठीक है। अच्छा, फॉर बीसीसी, बीसीसी में जाते हैं, बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस में आता है आपका 68% पैकिंग है और वॉइड है 32%, ठीक है। और फॉर सिंपल क्यूबिक में है 52.4% एंड आपका वॉइड मिलेगा 47.6%। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है ना, मोस्टली जो हमारा एचसीपी सीसीपी लैटिस है इसे क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है। दिस इज मेनली हम इसे ही क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। बाकी भी क्लोज्ड पैकिंग होते हैं बट यहाँ पे बिकॉज वॉइड ज्यादा आ गए हैं, यहाँ पे 32% और यहाँ पे 47.6% आ गए हैं, तो मेनली अगर हम कहीं पे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं ना, तो हम मेनली एचसीपी और सीसीपी को ही मान लेते हैं और उसके अंदर फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वॉइड वगैरह क्रिएट हो जाता है। बीसीसी में हम टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वॉइड के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्लियर ना। यहाँ पे जो वॉइड होगा एक फेस के सेंटर में एक वॉइड होता है और सिंपल क्यूबिक में बिल्कुल बॉडी के सेंटर में एक वॉइड होता है, दिस क्यूबिक वॉइड, क्लियर ना। अच्छा, तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी इस तरीके से। और सबसे बेस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एचसीपी का है, क्योंकि उसमें पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, हाईली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एफिशिएंसी के बाद हम चलते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी मैं। डेंसिटी में चलते हैं। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी जो होता है। तो अगर मैं डेंसिटी निकालूंगी डी, this is equal to mass by volume, mass of unit cell by volume of unit cell. So let me take here mass of divided by volume of unit cell. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगा, क्योंकि देखो जो वॉइड है उसका मास तो होगा नहीं ना, वॉइड तो एम्प्टी स्पेस है, वहां पे तो कोई मास नहीं है, उसका तो कोई मास नहीं होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब है यूनिट सेल के अंदर जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके मास, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मास ऑफ यूनिट्स, मान लो किसी यूनिट सेल का Z2 होता है, किसी यूनिट सेल का Z4 होता है, किसी यूनिट सेल का Z1 होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन बताता है, मुझे Z बताता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब होता है Z इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, और यू कैन कॉल इट एटम, एटम भी बोल सकते हो आप। Z इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल और एटम आप इसे बोल सकते हो, क्लियर है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे लेते हो आप, बिकॉज आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्यूबिक ले रहे हो जहाँ पे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब ले लेते हैं। एंड दिस इज इक्वल, लेट मी राइट हियर Z बाय A क्यूब, तो ये आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हो आप, मोलिकुलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर, इज इट मास ऑफ वन एटम। एवोगाड्रो नंबर के एटम के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहते हैं। तो अगर मान लो मैं एक एटम या एक पार्टिकल का मास लूंगी, एक एटम या एक पार्टिकल का, तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे, राइट हियर मोलिकुलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो Z बाई ए क्यूब, ये जो डेंसिटी है ये कहाँ पे रिड्यूस होकर कहाँ पे आ चुका है, Z बाई ए क्यूब इंटू एम बाई मोलिकुलर मास। अच्छा, आप इसे मोलिकुलर मास भी कह सकते हो, आप इसे एटॉमिक मास भी कह सकते हो, नॉट नेसेसरीली नीडेड कि वो हमेशा एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, हो सकता है एटम है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये क्या है, ये एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं।
सो आप एटॉमिक वेट भी ले सकते हो इसकी जगह पे या मोलिकुलर वेट भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू आपको सिंपली लिखना है Zm डिवाइडेड बाई a क्यूब इनटू एवोगाड्रो नंबर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जहां पे Z जो है ये है रैंक, रैंक ऑफ क्रिस्टल। M क्या है? M है मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। ठीक है। A क्या है? एज लेंथ और दिस इज एवोगाड्रो नंबर, यू नो N एवोगाड्रो नंबर है। फिर भी चलो कोई बात नहीं। एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मोस्टली जो डेंसिटी का यूनिट लिया जाता है ये हम किस में लेते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। अच्छा, या फिर आप केजी पर मीटर क्यूब ले सकते हो, बट इट इज बेटर टू टेक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहे, क्योंकि मास को तो मुझे मोलिकुलर मास को तो मुझे ग्राम में ही लेना बेटर होता है ना। मैं इसको ग्राम में ले लूंगी। अच्छा, एक क्यूब का जो वैल्यू होगा यूजुअली ये पिकोमीटर नैनोमीटर लेवल में आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो फिर आप उसे कन्वर्ट कर देना, सेंटीमीटर में चले जाना और फिर उसका क्यूब निकाल देना, तो यू गेट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का यूनिट यहाँ पे हम यूज करते हैं। जेड आपको स्ट्रक्चर देके पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा जेड क्या है, और उस तरीके से आप उसे प्रोसीड कर सकते हो। तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि काफी हमने कर लिया है मोस्टली। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा फिर टॉपिक रहेगा ना, आज न्यूमेरिकल करते हैं, कल से फिर आपको मैं स्टार्ट कराऊंगी। थोड़ा सा है स्लाइट बोरिंग टॉपिक है, बट हमें करना पड़ेगा। इनपरफेक्ट जैसे आप बोलते हो ना, डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शन जिसे बोला जाता है सॉलिड में, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है वो, स्लाइटली थ्योरेटिकल। मैं कोशिश करूंगी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाएगा, बट इजी है, स्कोरिंग ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, इजी है, यू कैन डू इट, ठीक है। बट हाँ, उसमें न्यूमेरिकल्स फिर आपका ज्यादा उसमें उस पोर्शन में नहीं आएगा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ अभी। ठीक है, एक काम करते हैं, इतना क्वेश्चंस तो आप सबके पास एनसीईआरटी है क्या? आप सबके पास एनसीईआरटी है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अभी आप निकाल सकते हो अगर मैं बोल दूं तो इमीडिएटली, है ना? एनसीईआरटी Yes, सबके ma'am. पास हो, है ना? निकाल दो, सॉलिड चैप्टर में जाओ। और अच्छा, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊंगी तो फायदा कुछ नहीं होगा। चलो चलो, आप निकाल के रखो, मैं आपको एनी टाइम जरूरत पड़ सकती है एनसीईआरटी की, आप निकाल के रखो अपने पास, निकाल के रखो। हाँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे देती हूँ। थोड़ा सा हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सारे बोले सावधान में तो चला गया और समोसे में मैंने 10 का दे दिया, 5 को मैंने पहले मिल गया। अच्छा, आपको मैं पहले क्वेश्चन दे देती हूँ, फिर आपके लिए क्वेश्चन निकालूंगी तो भी बेटर, और आंसर को निकाल के रखना है आपको। मैं सबसे पहले क्वेश्चन देती हूँ आपको, ठीक है। ये चलो ये रब करेंगे हम कोई। अच्छा, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो आप।
मेरे पास दो एलिमेंट का बना एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट ए और बी का बना एक कंपाउंड है, ठीक है, ओके। जहां पे बी जो है ये एचसीपी लैटिस लेता है और ये जो है ये 2/3 ऑफ जस्ट अ मिनट टेट्राहेड्रल वॉइड लेता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? आप लोग करो, फिर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। So all of you got the answer? उसके बाद हम आगे थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन तो है इसमें। गॉट इट बच्चे, गॉट इट? आंसर बताओ मुझे। यस, 2:3 4 A 16/3 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। A4B3, ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको मिल चुका है ये फॉर्मूला? ठीक है, अच्छा। अच्छा ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? किसी को डाउट नहीं है? डन है ये? देख लो। नहीं Look at this बताना formula. है हाँ, डन ना? या कोई डाउट है? मेरे डन को है? बता दो। कौन? अनुराग? यस मैम। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेती हूँ पहले, उसके बाद हम चलेंगे। पैकिंग डेफिनेशन से आपने करा हुआ है, बाकी ए एंड बी में बी एचसीपी लैटिस ले रहा है। अगर बी एचसीपी लैटिस ले रहा है तो बी 4 है, बिकॉज एचसीपी के लिए जेड 4 होता है। एचसीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर के लिए जेड जो होता है, जिसे आप रैंक बोलते हो, वो 4 होता है। तो दैट्स व्हाई बी इज इक्वल टू 4 हो गया। ए जो है, अगर बी 4 है तो मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जितना बी जो है वो एचसीपी लैटिस ले रहा है, इसका मतलब क्या है? बी इज इक्वल टू 4। क्यों? बिकॉज एचसीपी लैटिस के लिए जेड मेरा 4 होता है, तो बी 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद ए जो है ये 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड ले रहा है। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा? अगर जेड 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 बनेगा। यस, so I got 16/3, I can write here.
तो अगर मैं उसे पूरा लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, a 16/3, a बन गया 16/3 और b बन गया 4। तो आप क्या ले सकते हो, इट इज a 4/3b, सो दिस इज इक्वल टू a 4b3। क्लियर है अनुराग? Yes, ma'am. ठीक है मैम ये अब मेरे को चलिए, बताना मैम, ये 8 कहाँ से आया मैम? कौन कहाँ से आया? ए वाला पार्ट वापस समझाना मैम। ये वाला 2/3 Yes, ma'am. 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर Z 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो जाता है, ओके मैम। तो उसको ऐसे पुट कर देना है और आगे चलना है फिर, ठीक है ना। अच्छा अब हम चलते हैं, आप सबके पास अगर एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन नंबर 1.11 पे चले जाओ। 1.11 क्वेश्चन, इसे मैं रख कर लेती हूँ ना, थोड़ा सा डेंसिटी वाले को मैं रख देती हूँ यहाँ पे, और इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11 एनसीईआरटी। देखो सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबके पास है ना एनसीईआरटी? Yes, Yes, ठीक है ma'am. तो फिर सबके पास है, ठीक, गुड। Silver crystallizes in FCC lattice if edge length of the cell is 4 into 10 4.07 into 10 to the minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate atomic mass of silver. सीधा ये फॉर्मूला आपको डालना है, D is equal to ZM divided by A cube into NA करके डालना है। डेंसिटी शायद मुझे मिला हुआ है इसमें, डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिला हुआ है, डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मुझे मिला हुआ है। तो नो नीड टू राइट द यूनिट, हमें यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल आउट हो जाएगा। Z यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो लैटिस मिला हुआ है एफसीसी लैटिस है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी लैटिस, तो एफसीसी के लिए Z को 4 लेना है, आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है। अच्छा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को यू कैन कॉल इट एटॉमिक मास, बिकॉज मेरे पास एटम सिल्वर है, तो यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ, मुझे ये निकालने के लिए बोला गया है। एटॉमिक मास निकालो आप, डिवाइडेड बाय ए क्यूब पे चलते हैं। यस ठीक है, तो ए क्यूब की जगह पे क्या लेंगे, मुझे कुछ एजलेंट मिला हुआ है। यस एजलेंट मुझे प्रॉपर यहाँ पे मिला हुआ है, ए इज इक्वल टू, मैम थोड़ा ब्लर आ रहा है स्क्रीन। क्या आ रहा है बेटे? मैम ब्लर आ रहा है स्क्रीन। मैम सही आ रहा है। मतलब एक्चुअली हाँ, ये थोड़ा सा अभी मैं स्विच ऑफ करूंगी, अभी फोन को ना काफी जाम हो गया है, फोन थोड़ा सा ना, कल भी इसमें बिल्कुल भूल जाते हैं, आउट ऑफ माइंड हो जाता है, कल भी ऐसा हो गया था, नेटवर्क चला गया था थोड़ी देर के लिए। मैम सही आ रहा है। अभी बेटर है? बेटर है? मैम पहले Yes, भी ma'am. ठीक था। ठीक था ना, अच्छा। A is equal to 4.07 to the minus 8 मुझे ये मिला हुआ है, बिल्कुल सेंटीमीटर में मिला हुआ है, सेंटीमीटर में मिला हुआ है। जस्ट मिनट बच्चे, जस्ट मिनट। हेलो हाँ क्या क्या अच्छा अच्छा ठीक है, देख ठीक है ना,
दे देगा शाम रात को हाँ 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 ठीक है कोई बात नहीं दे देगा जब मैं बताया दे देगा वो बात तो मैं बोल रहा था मुझे दे दो हाँ 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 ठीक है दे देगा अभी क्लास ले रही हूँ नहीं अभी क्लास ले रही हूँ अंदर हूँ मैं ठीक है हाँ हाँ दे देना शाम को क्लास लेते ठीक ठीक And I think you got the answer. आपको डायरेक्टली सेंटीमीटर में मिला है यहाँ सीधा यहाँ पे वैल्यू डालो एंड यू कैन गेट इट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 4.07 का क्यूब ले लो आप ठीक है इंटू 10 टू द पावर -24 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा पूरा यहाँ पे अगर आप लोगे क्योंकि इसका मैंने एक क्यूब है तो इसका क्यूब आपको लेके यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लियर ना और एवोगाड्रो नंबर के बदले आप 6.022 10 टू द पावर 23 ले इसके कैलकुलेशन थोड़े स्ट्रांग होते हैं मतलब आपको कैलकुलेशन अच्छे से थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस कर लोगे ना फिर कैलकुलेशन पूरा कंफर्टेबल है कोई दिक्कत नहीं और मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हो यू कैन फाइंड इट आउट आई थिंक कोई दिक्कत है नो मैम अच्छा ठीक है और ठीक है ओके तो ऑटोमेटिक है आपका अगर सारा डेंसिटी गिवन है सब कुछ गिवन है आप यहाँ से मोलिकुलर मास निकाल सकते हो स्लाइड आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर तो -1 हो जाएगा आप बाकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो क्लियर ना अच्छा अब आपको मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेके चलती हूँ क्वेश्चन नंबर दिस इज डन किसी को डाउट है तो मुझे बोलो एनीबॉडी एनी डाउट आस्क मी हियर यस नो मैम दीपांशी कोई डाउट नहीं है दीपांशी ज्योति स्नेहा रिया हिमांशी नो मैम हो गया क्लियर है क्वेश्चन अच्छा ठीक ओके अच्छा और एक क्वेश्चन करो आप मैं दे रही हूँ आपको ठीक है ओके सो लेट्स गो टू 1.13 पे चले जाओ क्वेश्चन नंबर 1.13 पे चले जाओ क्वेश्चन नंबर 1.13 पे चले जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1.13 देखना कैसे हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा और भी क्वेश्चंस आज होमवर्क भेजूंगी हाँ आज मैं आपको होमवर्क भेजूंगी इसी रिगार्डिंग इसी के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा हम कल आप किस चीज का टेस्ट लोगे किसका क्या बोल रहे हो बेटे हम कल किस चीज का टेस्ट लोगे आप कहाँ पे की किसमें 11th के बच्चों के लिए बोल रहे हो 11th के एंट्रेंस के लिए नहीं मैम कल सैटरडे है ना हाँ सैटरडे 11th की क्लास होती है 11th एंट्रेंस की क्लास मैं लेती हूँ ना तो आप लोग ज्वाइन करते हो ना वहाँ पे नहीं मैम बोल रहे हो ना सीबीएसई टेस्ट मैम हमारी कल हमारा भी क्लास नहीं होती सीबीएसई का ना टेस्ट होता है ओह सीबीएसई का अच्छा सीबीएसई का टेस्ट दे सकते हो ये वाला जहाँ तक पढ़ाया है बोलो अभी जहाँ तक मैंने Yes, आपको sir. पढ़ा दिया है Yes, sir. दे सकते हो आराम से दे सकते हो क्योंकि काफी बड़ा सा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है तो कल मैं इसका एमसीक्यू टेस्ट लूंगी सॉलिड चैप्टर का क्लियर ना ठीक है और बाकी एंट्रेंस आज तो आपकी क्लास है अल्कोहल का कल आपकी क्लास एंट्रेंस की क्लास है 11th क्लास के बच्चों के साथ आप लोग ज्वाइन करना है और कल है स्टेट सबमेटर के पहला टेस्ट स्टेट सबमेटर आपने रिवाइज करा है 12th के बच्चे एंट्रेंस वाले बच्चे आज कर लूंगा मैम हाँ कर लेना ठीक है स्टेट सबमेटर में खत्म करना पड़ेगा चीजों को ठीक है तो कल है उनका टेस्ट है क्लास भी है सब कुछ है तो मैं एनी टाइम अपलोड कर सकती हूँ स्टेट सबमेटर का अच्छा अब आप क्वेश्चन नंबर 1 की आपको मैं बोल रही हूँ do it.
किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? हम सबसे पहले ए निकाल, सबसे पहले आप ए निकालोगे, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके फिर बाद फिर हम r इक्वल टू √3/4 ए निकाल के फिर रेडियस निकालते बहुत हैं। अच्छा। फिर आप, हाँ, फिर आप आर और ए का रिलेशन यहाँ वहां पर डाल देना, आर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिक्कत होती है बच्चों को यहाँ पे, कहाँ पे? ए निकालने में। क्या आपका तो ए क्यूब आ जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा? आपका सबसे पहले ए क्यूब आ जाएगा, isn't it? आपका सबसे पहले इस क्वेश्चन में आएगा ए क्यूब आ जाएगा। अच्छा, ए क्यूब का आप निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो, या दिक्कत है बोलो? ए क्यूब का आपको क्यूब रूट निकालोगे तभी तो ए मिलेगा। यू कैन फाइंड इट आउट। आ जाएगा, आ जाएगा। जस्ट metal is given, what is the length of the side of the unit cell? Aluminium. अच्छा, डन है तो बोलो, हम आगे बढ़ेंगे फिर। सारे बच्चे डन है? यस यस बच्चे, 1.13 सबने करा, सबको आ गया? मैम करा दो। हो गया, डन है? नहीं मैम करा दो प्लीज एक बार। नहीं, ये है ना इसमें 1.13 में क्या दिया है? नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉडी सेंटर मुझे मिल गया, सीधा लेना है z = 2। अच्छा ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिला है? डेंसिटी मुझे मिला हुआ है, कितना मिला है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिला हुआ है, ठीक है। एंड कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग, आपको एटॉमिक रेडियस चाहिए नायोबियम का, एटॉमिक रेडियस यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93U। इसका एटॉमिक मास मुझे मिला हुआ है। एटॉमिक मास का मतलब है, आप एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास के बदले आप एटॉमिक मास भी ले सकते हो। आपको मैंने बताया है, आइदर चाहे आप मोलिकुलर मास लो या फिर एटॉमिक मास लो, बात तो वही है। तो एटॉमिक मास आपको मिला हुआ है 93U मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या बोला गया है? कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम पूछा गया है, आपको आर पूछा गया है। आर डायरेक्टली निकालना मेरे लिए मुश्किल है, सबसे पहले मैं ए निकालूंगी, उसके बाद फिर ए और आर का रिलेशन देखूंगी बीसीसी के लिए क्या बनता है, और फिर मैं आर निकालूंगी। डायरेक्टली एटम का रेडियस मैं नहीं निकाल पाऊंगी, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर पुट करो, यहाँ पे अगर या इसके बदले अगर आर का वैल्यू पुट करो तो वो एक ऑप्शन है, डायरेक्टली आपका आ जाएगा आर। या फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ से D = Z into molecular mass by A cube into एवोगाड्रो नंबर से D मिला हुआ है मुझे, Z मुझे यहाँ पे मिल चुका है। A क्यूब में मुझे A क्यूब निकालनी है पहले, सबसे पहले, so that implies A cube = Z into molecular mass by density into एवोगाड्रो नंबर। सबसे पहले मुझे A क्यूब निकाल देना है, Z मुझे मिला हुआ है, एटॉमिक मास मुझे यहाँ पे मिला हुआ है 93U, डी मुझे मिला हुआ है, और एवोगाड्रो नंबर आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए क्यूब निकाल के, ए क्यूब से फिर मुझे ए निकालना है, इसका रूट मुझे निकाल देना, जो भी आएगा रूट। क्लियर है? क्यूब रूट मुझे निकाल देनी है ए की, ए आ जाएगा आपका, और ए आने के बाद आपको क्या यूज करना है?
R इज इक्वल टू √3/4a, क्योंकि BCC के लिए रिलेशन होता है R इज इक्वल टू √3/4a। आपको A मिल जाएगा, यहाँ से A मिल जाएगा क्यूब रूट निकाल के, और उसके बाद फिर आप ये कर सकते हो। R इज इक्वल टू √3/4a फॉर्मूला, A का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाए। क्लियर है? ऑल क्लियर? इसमें ठीक है, अच्छा। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये दिक्कत है तो आप लॉग यूज करके अप्लाई कर देना, बहुत इजी तरीके से निकलता है। आपको कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक आता है या कैलकुलेशन में अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है तो वहां पे लॉग यूज कर लेना। सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेशन को इजी करने का। कोई भी कितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो, अगर आपको इजी करना है कैलकुलेशंस को, यूज लॉग देयर, लॉगरिथम। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल इसे लॉग के फॉर्म में लेके भी सॉल्व कर सकते हो। आज आप लोग घर में ट्राई करना, दिक्कत है तो कल बता दूंगी आपको लॉग से कैसे ट्राई सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे पूछ लेना नहीं हुआ तो। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जस्ट ए मिनट। अच्छा, ठीक है, आप और एक क्वेश्चन में चलो, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस हैं, आपको करना पड़ेगा एक वन बाय वन। मैं थोड़ा सा इसमें चलती हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल है। अच्छा, ठीक है, कल आपका टेस्ट भी रखा है ना मैंने, कल आपका मैंने टेस्ट रखा है। ठीक है, तो कल तो मैं क्वेश्चंस दूंगी थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर आपको कहीं पे पूछा जाएगा बाई चांस, मान लो कि नेबरिंग डिस्टेंस निकालो, अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, क्लोज पैकिंग है, तो दो पार्टिकल के बीच का नेबरिंग डिस्टेंस निकालो, क्या करोगे? नेबरिंग डिस्टेंस किसी भी दो पार्टिकल के बीच का, नेबरिंग का मतलब है दो पार्टिकल के बीच का ही होगा ना, जो टचिंग स्फीयर होंगे उनके डिस्टेंस को हम नेबरिंग डिस्टेंस कहेंगे। तो उसका वैल्यू क्या होता है नेबरिंग डिस्टेंस? यू कैन फाइंड इट आउट। हो सकता है कल आ जाए टेस्ट में, इसलिए बोल रही हूँ। हाउ विल यू कैलकुलेट नेबरिंग डिस्टेंस? Any one of you can suggest me how can I calculate neighboring distance between two particles? The simplest answer, जब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा क्या, रे इसे बहुत सिंपल आंसर है। मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया। In any crystal structure, what is the distance between two neighboring particles? उसे हम neighboring distance भी कह सकते हैं, also known as neighboring distance। एक neighboring distance किसका होता है? एक पार्टिकल का जो नेबर है उसके बीच का डिस्टेंस क्या बनता है? 2r। 2r। बाई चांस अगर आपको लगता है, बच्चे सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें, नेबरिंग डिस्टेंस से कोई और कुछ हो सकता है क्या 2r से? नो मैम। चाहे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप ले लो, आपको पता है ना सारे एक के साथ टच में रहते हैं एक दूसरे के साथ। आप कोई भी क्रिस्टल लैटिस ले लो, दो पार्टिकल तो टच में रहेंगे ना, और जब टच में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ये किसके लिए? अगर मैं ये मोनो एटॉमिक आपके एलिमेंट के लिए, मैं जैसे सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, उस तरीके का। अगर मैं आयनिक कंपाउंड लेती हूँ, अगर मैं आयनिक कंपाउंड लेती हूँ, नेबरिंग डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? ये r प्लस है, ये r माइनस है, सो नेबरिंग डिस्टेंस इज r प्लस प्लस r माइनस, इजंट इट? आप जैसे यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे नायोबियम के बारे में आपने पढ़ा था, नायोबियम एक एलिमेंट है, मोनो एटॉमिक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर ना? ओके। और अब हम चलते हैं आगे बढ़ेंगे। आपने सिल्वर के बारे में जाना, आपने और भी काफी सारे आयरन के बारे में आप पढ़ोगे, आप कॉपर निकल के बारे में जानोगे, दीज आर मोनो एटॉमिक। वहां पे अगर नेबरिंग डिस्टेंस मांगा जाता है तो सिंपल हुआ, क्योंकि ये भी सिल्वर होगा और ये भी सिल्वर होगा।
बट आयनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए अगर आप मांगा जाएगा तो ये Na प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा, तो दोनों के रेडियस तो सिमिलर नहीं होंगे ना, तो इसीलिए मैं R प्लस प्लस R माइनस करती हूँ, मुझे नेबरिंग डिस्टेंस मिलता है यहाँ पे। ये एक कंसेप्ट दे सकते हैं क्वेश्चन आपको, शायद मैं भी दे सकती हूँ कल। क्लियर है? तो ये आपको नहीं दिया जाएगा अभी, एंट्रेंस में है, ये आपको मिल सकता है क्वेश्चन, नेबरिंग डिस्टेंस। अब आप जस्ट गो टू क्वेश्चन नंबर, मैं आपको और एक बता रही हूँ आपको, just go to question number, just let me take this. Question number 1.21, very simple question is this. थोड़ा सा एक बार पढ़ के मुझे डन बोल दो, आगे बढ़ेंगे। 1.21 काफी सारे और क्वेश्चंस मुझे कराना है, किस दिन करवाऊंगी मैं, हाँ थोड़ा सा ये चैप्टर खत्म हो जाए बस, उसके बाद हमारे पास खाली बायोमोलिक्यूल्स रहेगा, एक चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी और थोड़ा सा है वो टाइम लगेगा उसमें, और बाकी जो है सरफेस केमिस्ट्री खाली क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, पहले से बता के रख रही हूँ मैं। सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ लेना, मैं खाली क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर में सब कुछ आ जाएगा, बोर्ड के क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग विल गेट देयर, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और उसके बाद मुझे फिर रिवीजन स्टार्ट करनी है, रिवीजन फिर हम स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग से लेके, जैसे हमने स्टार्ट करा था ना, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.21, एवरीवन गॉट दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. गॉट इट? ओके, सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है, अगर डन है तो बोलो, फिर आगे बढ़े। गॉट इट? Got it? Yes. 1.21 Yes, ma'am. हो गया। कैसे करोगे मुझे बताना एक बार, जस्ट ऐसे ही बता दो। मैम एफसीसी के लिए लेंथ ऑफ साइड होती है a इक्वल्स टू 2√2r। 2√2r, आपको r मिला हुआ है, ठीक है? यस मैम। आपको r मिला हुआ है, सिंपल a इज इक्वल टू 2√2r डालो, r का वैल्यू डालो और सीधा आगे बढ़ो, और आपका इसमें आंसर जो आएगा वो भी a का नैनोमीटर में ही आ जाएगा। बहुत अच्छा, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 1.24 में चलो, 1.24 बाकी एक तो थोड़ा स्लाइटली इस तरीके क्वेश्चन से करवाऊंगी मैं बाद में वो, ठीक है। थोड़ा चलते हैं हम 1.24 में, चलो 1.24। किसी के पास अगर एनसीईआरटी नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं रीड आउट करूंगी, फिर आपको बस समझ में आएगा। अंकित, Yes, ma'am. क्वेश्चन पढ़ो, बच्चे सुनेंगे। If a radius of octahedral void is small r and radius of a atom 1.24, अरे देखा, अभी मैं नहीं बताती तो आप लोग 1.24 क्या कहा था मैंने? 1.24 aluminium crystal in a cubic closed packing structure, its metallic radius is 125 picometer. yes. First, what is the length of the side of the unit cell? Number second, how many unit cell are there in 1.00 centimeter cube of aluminium? हाँ, कैसे करेंगे बताओ मुझे जरा, 1.24 कैसे करेंगे? हम सबसे पहले रेडियस दे रखा है, हम्म, तो वहां से a निकाल लेंगे, ए निकाल देंगे, वही 2√2r जाएगा, ठीक है। यस मैम। क्यों जाएगा? बिकॉज मेरे पास सीसीपी स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी
बिल्कुल हम HCP क्यू और CCP का वही स्ट्रक्चर, वही रिलेशन डालते हैं A और R के बीच में। तो आपको R मिला हुआ है 125। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से अगर डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मिला हुआ है, रेडियस है 125 पिकोमीटर मिला हुआ है, और आपको लेंथ पूछा गया है, साइड ऑफ द यूनिट सेल का लेंथ पूछा गया है। आप लेंथ A इज इक्वल टू 2√2R ले लेना। आपको पता है HCP CCP में रिलेशन क्या होता है, A इज इक्वल टू 2√2R ले लेना सिंपली, और आपका A आ जाएगा, सॉरी आपका A आ जाएगा उसमें। और A आने के बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे, वॉल्यूम निकाल। वॉल्यूम निकाल दोगे। A क्यूब निकाल के उसको फिर कन्वर्ट करना आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करोगे, वॉल्यूम निकाल के यूनिटरी मेथड। डिवाइड कर देना 1 बाई A क्यूब। यूनिटरी मेथड से हो गया। हाँ हो जाएगा, यस। आपको क्या मिला है यहाँ पे, आपको एल्यूमिनियम के लिए CCP लैटिस मिला है, और CCP के लिए मैं जो फॉर्मूला डालती हूँ A इज इक्वल टू 2√2R डालती हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 2√2 इंटू R का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। और R का वैल्यू मुझे 125 पिकोमीटर मिला हुआ है, 125 पिकोमीटर। तो मुझे इसमें कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। विल गेट 250√2, isn't it? ठीक है, ये मुझे मिल चुका है, मेरा क्या मिल गया है, ये मुझे A मिल चुका है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे पूछा गया है कि आप एक काम कर सकते हो, आपको पूछा गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने यूनिट सेल रहेंगे। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम ले लूंगी 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इसके अंदर कितना यूनिट सेल आप रख सकते हो। आपको कैलकुलेट करना है कितने यूनिट सेल, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको पहले तो एक यूनिट सेल का आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी और फिर डिवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट यू विल गेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो एक यूनिट सेल का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो मुझे एक क्यूब निकालना है। तो बिकॉज मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला गया है, तो मैं क्या करूंगी, जो भी ए क्यूब आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में मुझे लाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ, 250√2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। इसी को ही मैंने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस कन्वर्जन के बाद मुझे क्या करना क्या है, मुझे सबसे पहले एक क्यूब निकाल देनी है। सो यू कैन राइट लाइक दिस √2 आगे एक क्यूब का वैल्यू आ जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी वैल्यू आपको लानी है आप यहाँ से इसका क्यूब निकाल के एंटायर का सेंटीमीटर क्यूब डाल सकते हो। और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने यूनिट सेल रहेंगे, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। जो भी आया होगा आपका ए क्यूब का वैल्यू यहाँ पे डालो। ठीक है, यू विल गेट जो भी आपको आंसर मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। देख लो, किसी को डाउट नहीं है, है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, लास्ट छुट्टी करेंगे उसके बाद, या फिर छुट्टी कर दे। आप रेडी हो टेस्ट के लिए, कल दे पाओगे, काफी कुछ तो बता दिया है मैंने आपको। हाँ, यस, छुट्टी कर लेते हैं। क्लियर है ना, अभी तक जो कराया क्लियर है। देखो ये थोड़ा है इसके अंदर और बहुत कुछ है, ये नहीं है कि आपको मैंने सीबीएसई भर तो आपको नॉलेज कंप्लीट दे दिया है मैंने सीबीएसई के लिए जो चाहिए। एंट्रेंस वाले बच्चों का भी काफी नॉलेज हो चुका होगा, फिर भी और कुछ जो कंसेप्ट है वो एंट्रेंस की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो एक्स्ट्रा है। ठीक है,
और कल मैं आपका एक, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, अभी तो 2-3 घंटा मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको पता है अनलिमिटेड चलता है, क्वेश्चन आता जाता है, आता रहता है, मैं करवाती जाऊंगी। तो लेट्स स्टॉप द पैटर्न, अभी मैं खत्म करती हूँ यहीं पे। और कल आप लोग रेडी हो जाना सॉलिड स्टेट के एक एमसीक्यूज टेस्ट के लिए, जहां तक पढ़ाया है वही तक। ठीक है, छुट्टी करें फिर। अच्छा, आपका अटेंडेंस ले लेते हैं। चलो ठीक। छुट्टी करेंगे, फिर मैं थोड़ा चाय वाय पीऊंगी ना, है ना। आप लोग इवनिंग को टिफिन वगैरह लेते हो ना सारे बच्चे, या चाय वगैरह लेते हो या नहीं लेते हो? लेते हैं मैम। अच्छा, आज तो मेरी क्रिसमस, अरे आज तो क्रिसमस डे है, आज तो पता नहीं आप लोग क्या क्या अभी टिफिन करोगे, क्या क्या खाना खाओगे अभी घर में, नहीं है ना। हाँ मैम, फुल पार्टी है। पार्टी है, पार्टी है। ओहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसलिए क्लास मना कर रहे हो 8 बजे रखने के लिए, मैथ की क्लास है ही नहीं, मुझे पता चलेगा कि नहीं इसकी तो मैथ की क्लास थी ही नहीं, है ना। नहीं मैम, नहीं ये मैम, भी हो सकता आपको है। लिंक भेज दूंगा मैम। मैं भी घुस जाऊंगी आज, ठीक है, गुड। आज ठीक है। सो प्रियांशी प्रेजेंट है? यस, Present, ma'am. ठीक है। रिया प्रेजेंट है? यस, Present, ma'am. रिया प्रेजेंट है। हिमांशी प्रेजेंट है, isn't it? हिमांशी प्रेजेंट है? I'm present. प्रेजेंट है, हाँ। दीपांशी प्रेजेंट है। स्नेहा I'm भी present. शायद प्रेजेंट है। स्नेहा प्रेजेंट है? यस। ज्योति प्रेजेंट है? ज्योति Yes, ma'am. Present. प्रेजेंट, ओके। सागर प्रेजेंट है? भाग्यनाथ प्रेजेंट है? भाग्यनाथ, एब्सेंट है मैम। भाग्यनाथ एब्सेंट है आज? अच्छा, हर्ष प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। अमन भी प्रेजेंट है। अच्छा, मोहित प्रेजेंट है? मोहित तो प्रेजेंट है। उदय प्रेजेंट है? उदय? Yes, ma'am, present. उदय प्रेजेंट है, yes। प्रथम प्रेजेंट है? प्रथम एब्सेंट है, ओके। आदित्य? आदित्य, आर यू प्रेजेंट? एब्सेंट है। कौशल प्रेजेंट है? कौशल? ओजस एंड रिदम? मैम लीव कर दो। हाँ, रिदम प्रेजेंट है, हाँ। रिदम जाओ, लीव कर जाओ, जो बच्चे जिनका हो चुका है, और रेडी हो जाना। हाँ, ओजस तो प्रेजेंट है, रिदम प्रेजेंट है। कौशल का पता नहीं चला मुझे, बता दो। आस्था? अच्छा, कौशल एब्सेंट है आज, अच्छा। कौशल नहीं। आस्था बताओ मुझे, आस्था? आस्था एब्सेंट है, ओके। वंशिका प्रेजेंट है, अभी मैंने उसको अलाउ करा है। आंचल का मुझे पता नहीं चल रहा, आंचल? आंचल प्रेजेंट है, चलो। सनोबर एंड आशी? सनोबर तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट है, यस। आशी का मुझे बताओ, डाउट लग रहा है मुझे आशी का। आशी प्रेजेंट? एब्सेंट है, चलो। ऋषिता एंड मानवी, आई थिंक बोथ आर प्रेजेंट, यस, बोथ आर प्रेजेंट। अमन, अनुराग एंड अंकित? प्रेजेंट मैम। ऑल आर प्रेजेंट, हाँ। आयुष? प्रेजेंट मैम। दीक्षांत एंड मुदित? आई थिंक बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, क्लास खत्म है अभी, और हम फिर एमपीसी क्लास लेंगे। इन बिटवीन अगर आपको 7:30 के बाद कोई भी टाइम फ्री है, 7:30 के बाद, तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, 8 बजे, 9 बजे, अदरवाइज फिर 9:30 को ही चलेगी क्लास, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके, हो सकता है मैं 9:15 को स्टार्ट कर दूंगी क्लास। मैसेज कर देना। हाँ, मैं देखो, मैं स्टार्ट करूंगी 9:15 को, ये पूरा मेरा प्लान है, मैं तो 9 बजे स्टार्ट कर दूंगी। तो जिसको आना होगा बाद में फिर एंटर करते रहना,